तो आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए यहाँ पर मैराथन क्लास लेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो जूनियर स्टेन 3284 और आपका स्टेनो के लिए जो आपका 1224 पोस्ट है, उसके लिए हम यहाँ पर मैराथन डोज आज कवर करेंगे, जिसमें हम हिंदी, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। तो यहाँ पर मैराथन डोज चलेगी। तो चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो फुल लेंथ टेस्ट आज आपका है और हमारा यहाँ पर टेस्ट नंबर आज का दूसरा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी से शुरू करेंगे और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। तो यहाँ पर है यहाँ, तब, दूर, इधर उधर, या यहाँ पे कह रहा है विकल्प ई दे रखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कालवाचक की बात कर रहा है, किसकी? तो कालवाचक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा तब, क्या यहाँ पे हो जाएगा तब। कालवाचक अव्ययों से क्रिया का समय का बोध होता है। जैसे यहाँ पर अगर कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे कल, कल आ जाए, और आपका परसों आ जाए, परसों, और यहाँ पर आपका परसों के बाद अब आ जाए, अब के बाद आपका क्या आ जाए? तब आ जाए। तब तो यहाँ पर आपका दे ही रखा है। और आपका कभी आ जाए, क्या आ जाए? कभी आ जाए। और कभी के बाद एक और आपका आता है पहले, पहले आ जाए। तो ये सब क्या किसके उदाहरण है? तो कालवाचक अव्यय के उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निरक्षर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरक्षर का, तो निरक्षर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर निर प्लस अक्षर है, नि प्लस अक्ष है, निर प्लस क्षर है, और निरक्ष प्लस आपका र है, और एक विकल्प आपका और है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका निह प्लस अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निह प्लस अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें विसर्ग आपका लग गया तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपकी जो है विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य का यहाँ पर जो आपको चयन करना है, कह रहा कि ऑप्शन नंबर ए में, तो छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। तो ये मुझे शुद्ध दिख रहा है, ये मुझे शुद्ध दिख रहा है। और बाकी यहाँ पर कह रहा है छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है। तो देखिए आपका यहाँ पर गलत कह रहा है, छोटी उम्र में ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये भी आपका गलत कह रहा है। सभी वाक्य शुद्ध है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है, ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ना करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ना करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अकरणीय है, कर्तव्य है, अनुसरणीय है, या आपका अनुकरणीय है। तो यहाँ पर ना करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा चौथे नंबर प्रश्न में? तो यहाँ पर हो जाएगा अकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकरणीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो कहने योग्य हो, जो कहने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? जो देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ, जो कहने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? जो कहने योग्य हो, जो कहने आपका योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कथनीय कहते हैं। और जो कहने योग्य वचन हो उसे हम आवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आवाच्य कहते हैं। जो क्या कहते हैं? जो कहने योग्य वचन हो उसे आवाच्य कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। 5वां नंबर प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि और अघोष महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो क है, ग है, ख है, या घ है। तो स्पर्श भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, आघोष भी हो और महाप्राण ध्वनि हो, उसे कौन सा यहाँ पर कहते हैं? 5 विकल्पों में से। तो यहाँ पर उसे क्या कहते हैं? उसे हम ख कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ख कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, आघोष, महाप्राण, ये ध्वनि आपका ख है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, आघोष और अल्प प्राण ध्वनि आपका कौन सा है? तो यहाँ पर क है। तो यहाँ पर आपका स्पर्श व्यंजन की बात करें, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि हो और आघोष और अल्प प्राण हो, वो आपका क होता है। और यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि सघोष अल्प प्राण ध्वनि आपका ग हो जाएगा यहाँ पे। और स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि सघोष और महाप्राण ध्वनि यहाँ पर जो है आपका घ हो जाएगा। तो हमारे चारों विकल्प क्लियर हो गए। आगे है आपका 6 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पे कह रहा कि आपका अवलंब अविलंब समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या होगा? कह रहे हैं यहाँ पर एक अवलंब दे रखा है, आपका अविलंब दे रखा है। इनका जो है आपको अर्थ बताना है। कह रहा शीघ्र और देर है, सहारा और शीघ्र है, सहारा और देर है, दोहराना और तुरंत है। तो यहाँ पर आपका अवलंब का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाता है? अवलंब का अर्थ यहाँ पर होता है सहारा। क्या हो जाता है यहाँ पर? देखिए सहारा तो ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है, सी में दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सहारा, और अविलंब का मतलब शीघ्र हो जाएगा, यानी विलंब किए बिना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ।
अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों का सही विलोम शब्द होगा। निम्नलिखित में से विकल्प का सही विलोम शब्द होगा। तो यहाँ पे कह रहा है अवसर, विकल्प, विशिष्ट, स्वीकार्य, 7वें नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पर बात करेंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, जैसे विकल्प का यहाँ पर आपका बात करें विकल्प, तो विकल्प का यहाँ पर जो है विलोम क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, संकल्प हो जाएगा। इसका विलोम आपका यहाँ पर संकल्प हो जाएगा। और यहाँ पर अवसर का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवसर का यहाँ पर अनअवसर हो जाएगा, अनअवसर हो जाएगा, इसका अनअवसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका विशिष्ट दे रखा है ना, विशिष्ट का आपका यहाँ पर सामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर साथियों, तो इसका सामान्य हो जाएगा। और स्वीकार का दे रखा है ना, तो आपको अ लगा के अस्वीकार कर देना है। क्या लग कर देना है, अ लगा के अस्वीकार कर देना है, आपका विलोम जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा, तो संकल्प का विलोम यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है। तो बाल कांड है, सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, या ई गहरा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रामचरितमानस में कुल आपके 7 कांड है। कितने, कुल यहाँ पे 7 कांड है रामचरितमानस में। कितने टोटल यहाँ पर रामचरितमानस में आपके 7 कांड हैं। पहला जो आपका है वो आपका बाल कांड है। ये आपका बाल कांड यहाँ पर पहला हो जाएगा। बाल कांड के बाद आपका हो जाएगा अयोध्या कांड। कौन सा, अयोध्या कांड यहाँ पर दूसरा कांड हो जाएगा। उसके बाद अयोध्या कांड के बाद आपका तीसरा जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा जो यहाँ पर हो जाएगा आपका अरण्य कांड। कौन सा, अरण्य कांड हो जाएगा। और यहाँ पे आगे बात करें चौथे नंबर की, तो चौथा यहाँ पर जो हो जाएगा वह किष्किंधा कांड हो जाएगा। ये आपका चौथा किष्किंधा कांड हो जाएगा। और पांचवा आपका जो है रामचरित का आरंभ बाल कांड से होता है, तो यहाँ पर आपका बाल कांड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके टोटल आपके यहाँ पर 7 कांड हैं। तो यहाँ पर आपका 7 कांडों में से और जो कह रहा है कि सबसे बड़ा कांड कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाल कांड। कौन सा, बाल कांड यहाँ पर जो है आपका रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड है। और यहाँ पे बात करें रामचरितमानस का आरंभ जो है बाल कांड से ही होता है। रामचरितमानस में बाल कांड सबसे बड़ा है, जिसमें बात करें 361 आपके दोहे हैं। कितने, इसमें आपके 361 दोहे हैं। और आगे देखें तो किष्किंधा कांड का सबसे छोटा है। यहाँ पर किष्किंधा कांड यहाँ पर सबसे आपका स्मॉल है, यानी आपका सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, जिसमें अगर बात करें इसमें आपका 30 दोहे हैं। कितने, इसमें आपके 30 दोहे हैं किष्किंधा कांड में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कांड आपका बाल कांड है, जिसमें आपके 361 दोहे हैं। और सबसे छोटा आपका किष्किंधा कांड है, जिसमें 30 दोहे हैं। और यहाँ पे बात करें टोटल आपके 7 आपके यहाँ पर जो है आपके कांड हैं। यहाँ पर आप इतना जो है आपको याद रखना है। कुल 7 कांड है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कह रहा है आपका पिता भक्ति शब्द का शुद्ध शब्द पितृ भक्ति होगा। इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, संधि संबंधित अशुद्धि है, समाज संबंधित अशुद्धि है, या प्रत्यय संबंधित अशुद्धि है। 9वें नंबर प्रश्न में तो यहाँ पर हो जाएगा समाज संबंधी, जहाँ पर जो है आपको अशुद्धि दिखने को मिली। कौन सी, तो पिता भक्ति में समास यहाँ पर जो है समाज संबंधित अशुद्धि है। पिता भक्ति का यहाँ पर हो जाएगा पितृभक्ति। क्या हो जाएगा यहाँ पर, पितृभक्ति। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पितृभक्ति होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है पितृ का समास होता है, जो है पिता की प्रति भक्ति होता है। क्या होता है, पिता के प्रति भक्ति होता है। यहाँ पर आपका जो है कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा, यहाँ पर तत्पुरुष समास भी हो जाए आपका हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो है समाज संबंधित अशुद्धि है। आइए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सप्त ऋषि में समास आपका कौन सा होगा। तो तत्पुरुष है, दिगु है, कर्मधारय है, या द्वंद्व है। सप्त ऋषि में 10वें नंबर प्रश्न में, तो सप्त ऋषि में यानी यहाँ पर सप्त ऋषि यानी यहाँ पर संख्यावाचक जो आपका पहला पद यहाँ पर संख्यावाचक आ गया ना, तो हमारा वहाँ पर हमेशा दिगु होता है। क्या होता है, वहाँ पर हमेशा दिगु होता है। जब दोनों प्रधान होते हैं तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व होता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा सम, परि और बी ये सभी उपसर्ग किस श्रेणी में आते हैं। तो हिंदी उपसर्ग हैं, संस्कृत उपसर्ग हैं, उर्दू उपसर्ग हैं, या अंग्रेजी उपसर्ग हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में तो सम, परि और बी ये सभी जो है उपसर्ग संस्कृति के यहाँ पर संस्कृत के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये सब किसके उपसर्ग हैं, तो ये सब आपके जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं। किसके, संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे यहाँ पर आपका ए आए, ए आए, ए आए,
कै आए, उसके बाद आपका कु आए, और यहाँ पर क्या है, कु के बाद आपका अल आए, अल आए। तो ये सब जो आपके किसके हैं, तो ये सब आपके किसके श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसके, हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। बाकी सम, परि, बी, ये सब आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। और आगे उदाहरण मैं दूँ आपको, जैसे बा आए, देखिए बा आए, बा के बाद आपका यहाँ पर बिल आए, बिल, और बिल के बाद आपका यहाँ पर हर आए, हर के बाद आपका दर आए, दर के बाद आपका अल आए, अल। तो यहाँ पर आपका ये किसका उपसर्ग हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा, ये भी उर्दू उपसर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें, ये भी आपका उर्दू के श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है। 12 नंबर प्रश्न है, मिठास शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो मिठास में गुणवाचक तद्धित है, भाववाचक तद्धित है, कृतवाचक तद्धित है, या भाववाचक कृदंत है, या इकहरा उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका भाववाचक है, क्योंकि भाववाचक है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण जैसे मिठास, यहाँ पर मिठास एक आपका हो ही गया। मिठास के बाद आपका आता है क्या, मिठास के बाद आपका यहाँ पर आता है ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई के बाद आपका आता है क्या, तो आपका लालिमा, लालिमा, लालिमा के बाद आपका आता है बचपन, बचपन, और आपका चतुराई। कौन सा, चतुराई। तो ये यहाँ पर जो है आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय के यहाँ पर उदाहरण है। आइए आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनौपचारिक पत्र में स्नेह और सद्भाव और विश्वास को व्यक्त करने वाले शब्द जैसे आपके स्नेह अभिलाषी, दर्शन अभिलाषी, इन शब्दों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि अभी निवेदन है, संबोधन है, स्वनिर्देशन है, या आपका निवेदन है। 13 नंबर प्रश्न में तो इसे हम कहते हैं क्या, स्वनिर्देशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पर 13 नंबर है ना, तो 13 नंबर का अनौपचारिक पत्र में स्नेह हो गया, सद्भाव हो गया, और विश्वास को व्यक्त करने वाले शब्द जैसे आपका स्नेह अभिलाषी, दर्शन अभिलाषी, इन शब्दों को स्वनिर्देशन कहते हैं। अभिवेदन को प्रकट करने वालों को आपका भौदीय और आपका यहाँ पर भौदीय कहते हैं। तो यहाँ पर आपका स्वनिर्देशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका अवधारणा बोधक निपात कौन सा है। तो कह रहा है यहाँ पर क्या है, लगभग है, हाँ है, या जी है। तो निम्नलिखित में से अवधारणा बोधक जो आपका यहाँ पर निपात क्या है। निपात होते हैं जो, निपात जो होते हैं वह शब्दों में जो आपका बल देने का काम करते हैं। निपात यहाँ पर जो है शब्दों में बल देने का काम करते हैं। यहाँ पर लगभग जो, लगभग में आपका अवधारणा बोधक यहाँ पर लगभग, लगभग में यहाँ पर जो है क्या है, तो लगभग में अवधारणा बोधक निपात है। अवधारणा बोधक निपात के उदाहरण की बात करें तो जैसे यहाँ पर ठीक आ जाए, ठीक आ जाए, ठीक के बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाए, ठीक के बाद आपका यहाँ पर करीब आ जाए, करीब आ जाए, करीब के बाद आपका क्या आ जाए। तो ये सब आपके होते हैं, क्या होते हैं, आपके निपात में यानी बल देने का काम करते हैं आपका शब्द में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का भेद नहीं है। तो भविष्य काल का होना चाहिए, यानी आपका फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है तुलनात्मक भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और हेतु हेतु आपका मध्य भविष्य काल। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कौन सा विकल्प भविष्य काल का यहाँ पर भेद नहीं है, यानी आपका उदाहरण नहीं है 15 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए तुलना, आपका तुलनावाचक यहाँ पर दे रखा है, तुलनात्मक भविष्य काल दे रखा है। अब तुलनात्मक भविष्य काल आपका भविष्य काल का भेद नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा किस वाक्य में संप्रदान कारक यानी प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान के का के लिए। तो ऐसे आपका होता है, आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कपिल गेंद से खेल रहा है, वह कलम से पत्र लिख रहा है, रमेश ने खाना खाया। तो यहाँ पर ईश्वर को प्रणाम करो, संप्रदान के को लिए। तो यहाँ पर ईश्वर को प्रणाम करो, किसको, तो जहाँ पर किसी भी, जहाँ पर किसी को प्रणाम या अभिवादन, यहाँ पर किसी को यहाँ पर अगर प्रणाम किया जाए, प्रणाम किया जाए, या आपका अभिवादन किया जाए, अभिवादन किया जाए, अभिवादन किया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। ईश्वर को प्रणाम या संप्रदान कारक का प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है,
मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए वाक्य में जो है प्रयुक्त वाच्य क्या है? मैंने, देखिए मैंने यहाँ पर दे रखा है ना, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? मैंने दे रखा है। क्या कह रहा है कि मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य क्या है 17 नंबर प्रश्न में? तो यहाँ पर आपका कर्म वाच्य है। कैसा है? कर्म वाच्य। यहाँ पर भाववाच्य तो आपका होगा नहीं, आपका कर्म वाच्य होगा। तो जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार वहाँ पर आपका कर्म वाच्य होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा निम्नलिखित में से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? किसके? तो कह रहा निम्नलिखित में से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? खुशबू है, अधपका है, 19 है या कबूत है? और ई कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द आपका खुशबू है। कौन सा? खुशबू है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? खुशबू यहाँ पर जो आपका उर्दू से बना उपसर्ग है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम इन चारों शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो कितने यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए? कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 3 है, 1 है या आपका 0 है या 2 है? तो यहाँ पर केवल आपका एक यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। कौन सा? व्याख्या एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा? यहाँ पर आपका इसमें एक स्त्रीलिंग शब्द है। कार्य कैसा है, कथन कैसा है, व्याख्या कैसी है? व्याख्या कैसा नहीं, व्याख्या या उद्यम। यहाँ पर आपका एक मिलेगा व्याख्या। व्याख्या कैसी है? तो यहाँ पर आपका एक मिलेगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में से एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनके अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होते हों, कौन सा अलंकार होता है? तो आपका ब्रोक्ति अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या यमक अलंकार है? तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में से एक शब्द या शब्द अनेक बार आए आए किंतु उनका अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न होता हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा 20 नंबर में? तो यहाँ पर आपका देखिए, वहाँ पे आपका क्या हो जाता है? तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन सा? वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या शब्द शब्द जो है अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ बार बार भिन्न होता हो, यहाँ पर आपका 1 मिनट, यहाँ एक सॉरी आपका यहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। कौन सा? यहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण की बात मैं करूँ तो माला फेरत जग जग भया, फिरा न मन का फेर, करके मन का डोरी, दे मन को मन का फेर। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कौन से? यमक अलंकार हो जाएगा। एक उदाहरण और मैं बताऊँ तो जैसे यहाँ पर आपका कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वो खाए बौराए, नर व पौधा आपका नर वो पाए बौराए। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि इस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। तो वर्कशॉप का संगोष्ठी दे रखा है, परवेजन का आपका आरक्षण दे रखा है, अंथराइज का आपका प्राधिकृत दे रखा है और आपका मेमोरिडम का आपका ज्ञापन दे रखा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है 21 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर दे रखा है ना, आपका ऑप्शन नंबर डी विकल्प है। यहाँ पर आपका मेमोरेंडम का यहाँ पर ज्ञापन दे रखा है। किसका? मेमोरेंडम का आपका ज्ञापन दे रखा है। अब यहाँ पे वर्कशॉप का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? वर्कशॉप का आपका संगोष्ठी नहीं होता है, इसका अर्थ यहाँ पर होता है कार्यशाला। क्या होता है यहाँ पे? कार्यशाला होता है। क्या होता है साथियों? कार्यशाला होता है। मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आप सभी को अच्छी से दिखाई दे। तो यहाँ पे आपका कार्यशाला होता है। और यहाँ पे बात करें आपका प्रिजर्वेशन का यहाँ पर दे रखा है। प्रिजर्वेशन का आरक्षण नहीं होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है? प्रिजर्वेशन का यहाँ पर होता है संरक्षण। क्या होता है? संरक्षण होता है। संरक्षण होता है। और आपके यहाँ पर अनथराइज का आपका क्या दे रखा है? प्राधिकृत नहीं होता है, यहाँ पे आपका अनाधिकृत होता है। क्या होता है इसका? अनाधिकृत होता है। क्या होता है? अनाधिकृत होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 22 नंबर में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिए। गंदा पानी उबाल के पिए 22 नंबर में। और गंदा पानी उबाल के पिए तो ये मुझे शुद्ध दिख रहा है 22 नंबर में। कौन सा? तो ये हमारा जो है शुद्ध दिख रहा है, गंदा पानी जो है उबाल कर पिए। किसमें? ऑप्शन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर
पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। तो पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, दिया नहीं, यहाँ पर दी होना चाहिए था। क्या? पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। फिर यहाँ पे कह रहा है आगे, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। तो यहाँ पर यमुना यमुना नदी, यहाँ पर अब देखिए यमुना नदी होना चाहिए था, यमुना नदी। यमुना का पानी नहीं, यमुना नदी। यमुना नदी ये क्या होना चाहिए? यमुना नदी का पानी प्रदूषित है, ये आपका होना चाहिए। और यहाँ पे डी कह रहा बच्चे लोग क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर होना चाहिए बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या होना चाहिए था? बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गंदा पानी उबाल कर पिए। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या आपका रूप होता है? उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? तो कह रहा है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, या उसके अंत में गर लगा देते हैं। 23 नंबर में तो यहाँ पर क्या हो जाता है? उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? जैसे यहाँ पर सौदा का बहुवचन आपका सौदा ही होता है। क्या होता है? सौदा का बहुवचन यहाँ पर मित्र आपका सौदा ही होता है। क्या होता है? यहाँ पे सौदा ही होता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 24 नंबर है, निरंतर में से विसर्ग संधि को पहचानिए। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि को पहचानिए। निरंतर नहीं आपका है, निम्नलिखित है। कह रहा निम्नलिखित में से विसर्ग संधि की पहचान कीजिए। तो कह रहा निरंतर है, जगदीश है, महेश है, या मनोहर है। तो यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से आपको चुनाव करना है। यहाँ पर ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए और बी दोनों दे रखा है, और ए और डी दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर आपको विसर्ग संधि की पहचान करना है 24 नंबर में। तो यहाँ पर आपका ए और डी, आपका ए आपका निरंतर हो गया और डी आपका यहाँ पर मनोहर हो गया। तो यहाँ पर विसर्ग संधि की पहचान करना। अब विसर्ग जिसके पीछे, तो यहाँ पर आपका जैसे आपका क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, तो निरंतर दे रखा है। तो इसका हो जाएगा नी प्लस नी प्लस आपका क्या हो जाएगा? नी प्लस आपका हो जाएगा अंतर। क्या हो जाएगा? नी प्लस आपका अंतर हो जाएगा, तो आपका निरंतर बन जाएगा। अब यहाँ पर मनोहर को क्या लिख सकते हैं? तो मनोहर का हो जाएगा मनः प्लस आपका हो जाएगा हर हो जाएगा, ये आपका विसर्ग संधि बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भी राइट हो जाएगा। ए और डी यहाँ पर जो है दोनों में विसर्ग संधि है। बढ़ेंगे 25 नंबर की ओर। कह रहा है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर, एक मिनट, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर पहले में है रसना, जिह्वा, जवान, बी में है चाप, धनु, सरासन, सी में है निर्माण, कैवल्य, मुक्ति, डी में है कुबेर, राजराज और यक्षराज। तो इसमें आपका परस्पर जो है पर्यायवाची नहीं है 25 नंबर में। तो यहाँ पर आपका देखिए जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपका रसना और यहाँ पे जिह्वा, जवान, इन शब्दों में जवान आपका गलत है। क्या है? जवान यहाँ पे गलत है। रसना, जिह्वा, जुबान में शब्द पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपका ये दोनों आपके जो आपका रसना और जिह्वा तो आपकी है, लेकिन जवान यहाँ पर आपका नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जैसे यहाँ पर चाप, धनु, सरासन, कुबेर, राजराज, यक्षराज, ये आपके जो है परस्पर पर्यायवाची हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। कह रहा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। तो कह रहा है इन पंक्तियों में कौन सा आपका छंद है? तो दोहा है, और रोला है, चौपाई है, या बरबे है। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के को मूल 26 नंबर में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये आपका दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। किसका? दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। और दोहा एक आपका क्या होता है? दोहा आपका एक अर्धमात्रिक छंद होता है। क्या होता है? दोहा आपका एक अर्धमात्रिक छंद होता है, जिसमें जिसमें 4 चरण होते हैं। किसमें? इसमें आपके 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। विषम चरण, विषम चरण में बात करें, विषम चरण में यहाँ पर जो है विषम चरण में आपका पहले और तीसरे में यहाँ पे बात करें तो आपके 13 मात्राएं होती है। कितनी? 13 यहाँ पे मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में क्या होता है? सम चरण में यहाँ पर जो है सम चरण की बात करें तो दूसरा और चौथे में यहाँ पर 11 यहाँ पे मात्राएं होती हैं। कितनी? 11 यहाँ पे मात्राएं होती हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है दोहा के संबंध में। 27 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है?
तो कह रहा कि बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सो करे भवन हंसे देनी कहे नट जाए। तो शांत है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, अद्भुत है। तो कौन सा इसमें रस है आपका 27 नंबर में? तो यहाँ पे बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, सो करे भगवान हंसे देन कहे नट जाए। यानी यहाँ पर जो है आपका, जैसे भगवान श्री कृष्ण की जब मुरली जो है यहाँ पे गोपियाँ चुरा लेती हैं, तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है। तो ये उसी से संबंधित यहाँ पे आपका एक पंक्ति दे रखी है कि जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए, यानी वह आपकी जब गोपियाँ उनकी मुरली जो है छुपा लेती हैं, तो जो है भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है। तो वह क्या करती हैं, वह जो है भगवान में हँस भी देती हैं और यहाँ पर नकार भी देती हैं कि तुम्हारी मुरली मेरे पास नहीं है, यानी वहाँ पर कह देती हैं ना, देन कहे नट जाए। तो उसी से संबंधित ये आपका यहाँ पर दोहा है, यानी आपका जो है पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर कहें तो जहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें कि उपरोक्त पंक्तियों में श्रृंगार रस का प्रयोग तो हुआ है, जहाँ पर विभाव, अनुभाव और विभाचारी के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रूप परिणित होता है, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रस का राजा कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को रस का जो है यहाँ पर राजा कहा जाता है। अब रस का राजा कहा जाता है। और यहाँ पे बात करें श्रृंगार रस, आपके श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। कौन से? श्रृंगार रस यहाँ पर जो आपके श्रृंगार रस की बात करें, श्रृंगार रस यहाँ पर आपके जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो आपका यहाँ पर हो जाता है संयोग श्रृंगार रस, संयोग संयोग होता है। दूसरा जो आपका होता है आपका वियोग होता है। कौन सा? दूसरा यहाँ पर आपका वियोग होता है, वियोग होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखेंगे 28 नंबर। कह रहा इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी आपका जाना जाता है? तो केदारनाथ सिंह है, राजकमल चौधरी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, या ई कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा कवि जो है फूल बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं? तो किसको हम फूल बाबू के नाम से जानते हैं? इसमें हम किसको जानते हैं? तो राजकमल चौधरी को। किसको? राज, जैसे यहाँ पर इनका कमल आ गया ना, कमल, कमल को हिसाब से हम इनको फूल बाबू कह सकते हैं। तो राजकमल चौधरी को फूल बाबू के नाम से जाना जाता है। और सुमित्रानंद को प्रकृति का, यहाँ पर जो है सुमित्रानंद को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि यहाँ पर जो है कहा जाता है। आगे देखिए 29 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो प्रेम राज्य है, कामायनी है, प्रेम सरोवर है और प्रेम पथिक है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं? 29 नंबर में तो यहाँ पर आपका प्रेम सरोवर। अब प्रेम सरोवर अगर जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो ये रचना किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, प्रेम सरोवर। आइए 30 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। थोड़ा सा छोटा कर देंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर यहाँ पर जा 30 नंबर प्रश्न में। तो पंच परमेश्वर आप जानते हैं, पंच परमेश्वर यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी की है। और तितली, तितली आपकी किसकी है? तितली आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी की है। स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं यहाँ पर किसकी हैं? तो यहाँ पर ये आपकी हो जाएंगी सुमित्रानंद पंत की, कला और बूढ़ा चांद महादेवी वर्मा की। तो ऑप्शन नंबर ए का पहला, दूसरा, बी का दूसरा, सी का यहाँ पर तीसरा और डी का यहाँ पर चौथा, ये आपका होना चाहिए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पे 30 का राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है आपको एक प्रश्न और कथन दिए गए हैं, पहचान कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर हिंदी कवर किया, हिंदी हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन कवर किया और उम्मीद करता हूँ 30 के 30 क्वेश्चन आपको जो है समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो रिपीट कीजिएगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। अब यहाँ पर जो है हम दूसरे पार्ट में यहाँ पर जो है हम रीजनिंग यहाँ पर कवर करेंगे, तर्क शक्ति। तो कह रहा है कि विशाल का अरिमा से क्या संबंध है? प्रश्न में कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है विशाल का अरिमा से क्या संबंध है? तो एक तरफ आपका विशाल है, कौन है?
एक तरफ विशाल है, एक तरफ आपकी कौन है, तो अरिमा है। कौन है, तो एक तरफ आपकी अरिमा है। इनके बीच आपको जो है संबंध बताना है। तो कह रहा है विशाल जो है आरोही का भाई है। कौन है, तो मान लीजिए आपका विशाल है। विशाल है, ये भाई हो जाएगा आरोही का। किसका, आरोही का यहाँ पर भाई हो जाएगा। आरोही का भाई हो जाएगा। फिर कह रहा है जो कृतिका की पुत्री है। कौन, तो आरोही जो है ये कृतिका की, किसकी, कृतिका की आपकी जो है कृतिका की पुत्री हो जाएगी। कथन में दूसरा है कृतिका अमर की पुत्री है। किसकी, कृतिका यहाँ पर जो है, कृतिका यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर अमर लिख देते हैं, ये अमर की पुत्री हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर हम विकल्प की तरफ चलेंगे, यहाँ पे विकल्प की तरफ। तो तीसरे में कह रहे अरिमा जो है, अरिमा कृतिका की पुत्री है। अरिमा कौन है, अरिमा, तो अरिमा एक और है। अरिमा यहाँ पे कह रहा है जो है कृतिका की पुत्री है। तो कह रहा है सभी कथन 1 2 3 एक साथ आवश्यक हैं। कथन 1 2 पर्याप्त है, कथन 1 3 जो है पर्याप्त है, कथन 1 2 3 एक साथ पर्याप्त नहीं है। तो कह रहा है विशाल और अरिमा का यहाँ पर जो है संबंध बताना है। तो विशाल और अरिमा का यहाँ पर संबंध बताना है 31 नंबर में। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 और तीसरा यहाँ पर पर्याप्त है। कथन पहला यानी पहला जो आपका था और कथन तीसरा अरिमा कृतिका की पुत्री है, ये दोनों आपके, ये आपका पहला और तीसरा जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो यहाँ पर जो है विशाल अरिमा से भाई का संबंध आएगा तो पहले और तीसरे कथन से। किससे, पहले और तीसरे कथन से। आइए आगे देखेंगे। आपका यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को परस्पर जो है बदलना चाहिए। तो 15 प्लस आपका 5 है गुणे 6 माइनस 30 भागा 3 बराबर आपका 13। तो किन दो यहाँ पर परस्पर को चिन्ह बदल दें जिससे आपका जो है यहाँ पर 13 आ जाए। तो यहाँ पर किस वाक्य में हम यहाँ पर परिवर्तन करें, किस वाक्य में यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा इधर कर दें, किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग को लेकर देखें तो यहाँ पर हम यहाँ पर सी ऑप्शन लेते हैं। कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पे लेते हैं। एक बार हम देखते हैं लेकर। तो यहाँ पर आपका जैसे 15 दे रखा है, 15 है, उसके बाद प्लस तो हम लगा देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है 6, 6 की 5 की जगह हम यहाँ पे 6 कर देते हैं और यहाँ पर 6 कर देते हैं और गुणा कर देते हैं, और यहाँ पर गुणा कर देते हैं और 6 की जगह हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। 6 की जगह हमने यहाँ पर 5 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस की जगह हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस की जगह हम यहाँ पे भाग कर देते हैं, माइनस की जगह हम यहाँ पे डिवाइडेड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 30 और यहाँ पे भाग की जगह हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 प्लस आपका 6 पच्चे यहाँ पर 30 हो जाएगा और भागा यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस का 3 हो जाएगा। तो 30 एक कम 30 से हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 15 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा और एक आपका और मिल जाएगा तो यहाँ आपका प्लस जोड़ के तो यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा। तो यानी आप यहाँ पर अगर यहाँ पर सी विकल्प को हम परस्पर जो बदलें तब जाके हमारे यहाँ पर जो है उत्तर मैच आ जाएगा। आइए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक जो है चिन्ह का स्थान यहाँ पर लेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पर स्थान लेगा। तो यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक की जगह कौन सा यहाँ पर स्थान लेगा ये बताना है आपको। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर सभी को आपको नंबरिंग याद होना चाहिए, सभी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर याद होना चाहिए, तभी आप जो है उत्तर निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप जानते हैं यू हमारा 21 पे होता है और एस हमारा 19 पे होता है और क्यू हमारा जो है यहाँ पे 17 पे होता है और यहाँ पे क्यू सर यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर -2 हो रहा है। कितना आपका -2 हो रहा है। फिर यहाँ भी आपका -2 हो रहा है। अब यहाँ पे -2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 17 में से 2 जाएगा तो आपका 15 आएगा। 15 पे आपका ओ होता है, क्या होता है 15 पे ओ होता है। फिर यहाँ पे -2 करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 13 है तो यहाँ पर आपका 13 आ जाएगा। 13 पे 13 की प्लेस वैल्यू हमारी हमें एम होती है। उसके बाद जेड, जेड की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 26 होती है। उसके बाद एस की यहाँ पर 23 होती है, एस डब्लू की यहाँ पर 23 होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस का 3 आपका हो रहा है। फिर यहाँ पर 23 से आप अगर यहाँ पर 20 पे जाएंगे, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। यहाँ पे आप जानते हैं कि आपका 23 में 3 घटाएंगे तब आपका 20 मिलेगा। अब यहाँ से 20 के बाद आपके यहाँ पर अगर एन की तरफ चलते हैं, एक मिनट यहाँ पे आप यहाँ पे
अब 20 से यहाँ पर जो है फिर 3 आपका माइनस होंगे तो आपका 17 आएगा, और 17 पे हमारा क्यों होता है, तो यहाँ पर आपका ओ क्यों हमारा मिल गया, ओ क्यों यहाँ पर देखिए एक ही भी ऑप्शन में है, बाकी आप इसको चेक करिएगा, इसमें आपका 4 का गैप आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर मिल गया, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखेंगे। कह रहा है प्रश्न में दी गई आकृति को कौन पूर्ण करेगा, प्रश्न में दी गई आकृति को यहाँ पर कौन पूर्ण करेगा 34 नंबर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपका यहाँ पर एक ये इस तरीके का आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक इस तरीके का आपका होना चाहिए, एक इस तरीके से जाना चाहिए, और एक ही आपका किस तरीके से जाना चाहिए, एक आपका इस तरीके से जाना चाहिए, तभी आपका पैटर्न जाके यह पूरा होगा। तो मुझे केवल आपका किस में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये वाला पैटर्न अगर यहाँ पर आएगा, ये वाला पैटर्न जो कि आपका सी विकल्प में है, तब आपका ये पैटर्न जाके पूरा होगा। अब यहाँ पर देखिए आप कह रहा है एक किसी यदि किसी कुट भाषा में यहाँ पर आपका म्यूस्टिकल को आपका इतना लिखा जाता है, कितना इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में आपका यहाँ पर डंबल को जो है इस प्रकार कूटित, आपको डंबल को किस प्रकार कूटित किया जाएगा। तो आप जानते हैं एम आपका 13 पे होता है, वाई 25 पे होता है, और एस 19 पे होता है, और टी हमारा 20 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, सी हमारा 3 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है। उसी प्रकार देखिए डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, और बी की प्लेस वैल्यू 2, फिर बी की प्लेस वैल्यू 2, उसके बाद ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 5, उसके बाद एल की डबल एल दे रखा है तो आपका 12 तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा 421, 132, 251 और आपका 212, तो 35 का ऑप्शन हमारा हमारा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी में ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेम आपकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपका 27 है, 28 है, 37 है, 62 है और 111 है। तो यहाँ पर आप सभी ने इतना रीजनिंग का क्वेश्चन जो है देखा है। अब 36 आपके लिए रहेगा एच डब्ल्यू का मतलब होमवर्क रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी 111 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, आपको कमेंट करके बताना। 164 है, 172 है, 192 है, 211 है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट में बताना है। अब यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है कौन सी विकल्प यहाँ पर आएगा 37 नंबर में। अब इसको देखिए, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर जो है थोड़ा सा हल्का सा आपको जो है यहाँ पर माइंडिंग क्वेश्चन है। आप देखिए ए और बी यहाँ पर 2 दे रखा है, डी और ई आपका 20 दे रखा है। तो ये आपका आया कैसे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, और यहीं पर बी की प्लेस वैल्यू हमारी 2 होती है। तो इनका अगर हम गुणा करा दें तो हमारे यहाँ पर 2 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका 2 दे रखा है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर डी है, डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 4 होती है, और यहाँ पर ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 होती है। अगर इनका गुणा करा दें तो हमारा 20 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 20 दे रखा है। तो जैसे आगे हम यहाँ पर देखें तो जैसे ए और डी पे हम अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है। तो यहाँ पर आपको 3 प्लस यहाँ पे हो रहा है, कितना 3 प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 3 प्लस होता है ना, तो यहाँ पे अगर हम 4 3 7 है, तो अगर हम 7 पे देखें तो 7 पे हमारा जी होता है, क्या होता है यहाँ पर 7 पे जी होता है। तो एक ऑप्शन अब मैं और आपको दिखा दूँ, जैसे एक ऑप्शन और दिखा दूँ मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सी और डी, अब विकल्प मैं आपको दिखा दूँ। सी और डी देखिए, सी यहाँ पर दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना जी आपका आया था। तो जी की प्लेस वैल्यू की बात करें, जी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 7 होती है। उसके बाद आपकी एच की प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपकी 8 होती है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर आपका 7 अट्ठे कितना आ जाएगा, 7 अट्ठे आपका यहाँ पे 56 आ जाएगा। अब वही प्रकार अगर डी ऑप्शन देखिए, जी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 7 होती है और एच की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 8 होती है। तो यहाँ पर आपका 56 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका 15 दे रखा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर जी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा 3 कथन के बाद आपके 3 निष्कर्ष भी दे दिए गए हैं, और कथनों को सत्य मानते हुए भले वे समान ज्ञात तत्वों से आपके भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है,
कह रहा है कि सभी पेंटिंग डिजाइन है, यानी सभी पेंटिंग क्या है यहाँ पे, सभी पेंटिंग यहाँ पर जो क्या है, सभी पेंटिंग यहाँ पे जो है डिजाइन है, ये आपका डिजाइन हो गया, सभी पेंटिंग डिजाइन है। और सभी डिजाइन यहाँ पर घर है, सभी जो डिजाइन है, सभी डिजाइन, सभी डिजाइन यहाँ पर घर है, तो यहाँ पर सभी डिजाइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घर हो जाएगा। और फिर कह रहा है सभी घर वस्तुएं हैं, सभी घर यहाँ पे क्या हैं, तो आपके वस्तुएं हैं, ये आपके वस्तुएं हो गए। ठीक है ना, डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कह रहा कि सभी डिजाइन आपका वस्तुएं हैं, तो डिजाइन यहाँ पर आपका यहाँ पर है, अब वस्तुएं आपका बाहर हैं, तो क्या यह निष्कर्ष आपका सही होगा? बताइए, क्या ये निष्कर्ष पहला आपका सही होगा? तो उपरोक्त कथनों के लिए अगर बात करें, क्या सही होगा? कह रहा कि सभी, क्या कह रहा कि सभी डिजाइन वस्तुएं हैं, तो डिजाइन जो है वस्तुओं के अंदर ही है कि नहीं है? डिजाइन आपका जो आपका है वो वस्तुओं के अंदर ही है, तो इसका मतलब ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। कह रहा कुछ घर पेंटिंग है, कुछ घर यहाँ पर पेंटिंग है, तो घर यहाँ पे है और पेंटिंग यहाँ पर है, तो ये भी देखिए यहाँ पर आपका मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, यानी कुछ का कह रहा है ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ पेंटिंग घर नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला और दूसरा हमारे यहाँ पर सही होना चाहिए, पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा आपको देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहाँ मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी मिल रहे हैं। तो पहला और एक मिनट, हाँ, पहला और दूसरा यहाँ पर जो है बिल्कुल अनुसरण कर रहे हैं, पहला और दूसरा निष्कर्ष। 38 का ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं। कह रहे विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र है, विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र है, विश्वास के यहाँ पर दे रहा है, विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र है, कृतिका का पति है। जो है अंशुल का विवाह विवेक के इकलौते भाई से हुआ है। विश्वास अंकुल का पुत्र है, वैभवी कृतिका की पुत्री है। राज और विवेक भाई हैं, राज वैभवी से कैसे संबंधित होगा? 39 नंबर में। कह रहा विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र है, विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र है, कृतिका का पति है, यानी कृतिका का, यहाँ पर कृतिका, कृतिका है ना, कृतिका, कृतिका का पति होना चाहिए, कृतिका का पति है, यानी विश्वास का पिता है, यानी विश्वास का पिता है। कौन है? विश्वास का पिता है। और कृतिका का पति हो जाएगा, और इसका जो है पिता हो जाएगा। तो कह रहा कि अंशुल का विवाह विवेक से हुआ है, अंशुल का विवाह यहाँ पर जो है अंशुल है, अंशुल का विवाह यहाँ पर किससे हुआ है? अंशुल का विवाह यहाँ पर जो है विवेक से हुआ है। किससे? विवेक से हुआ है। इसका इकलौते भाई से है, कह रहा विवेक के इकलौते भाई से हुआ है, यानी विवेक के इकलौते भाई से हुआ है। कह रहा कि विश्वास अंशुल का पुत्र है, विश्वास यहाँ पर जो है, विश्वास यहाँ पर अंशुल का पुत्र है, वह भी कृतिका की पुत्री है, तो इसका मतलब आपका दादा का संबंध बता रहा है। किसका? दादा का संबंध बता रहा है। किसका बता है? दादा का बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो दादा की यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आपका आपका ऑप्शन नंबर सी दादा का यहाँ पर जो है बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है 40 नंबर, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर आपको जो है कह रहा है यदि बी प्लस पी क्यू आर प्लस आपका क्यू माइनस एस और यहाँ पे भागा यू गुड़े टी, तो निम्नलिखित कथन को कथन सही नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है, जैसे आर, देखिए एक मिनट आप बता दूँ, तो जैसे ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। कौन? ए माइनस बी का अर्थ है, ए माइनस बी का यहाँ पर अर्थ है ये आपके पति पत्नी है। फिर कर ए और गुड़े के बाद आपका ए बी का पति है, ए बी का पति है। ए भागा बी का अर्थ बी का पिता है। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि बी प्लस पी का अर्थ है, यानी बी प्लस आपका, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपके पुत्री हो जाएंगे। और क्यू आर का संबंध है ए बी का पति है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर ये पति का संबंध हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर अर्थ आपका हो जाएगा, यानी ये आपका कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं होगा 40 नंबर में। तो यहाँ पर जो है आपका एस बी का दादा नहीं है। कौन है? एस बी का जो है दादा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, एस बी का दादा नहीं है, यानी एस बी का नाना लगेगा। क्या लगेगा? एस बी का यहाँ पर नाना लगेगा, इस वजह से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो आपका जो है एस बी का दादा नहीं लगेगा, बल्कि आपका नाना लगेगा। कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में यहाँ पर टिश्यू को 93 के रूप में कुटित किया जाता है, उसी कुछ में रॉकेट को किस प्रकार यहाँ पर कुटित किया जाएगा? रॉकेट को। तो अब यहाँ पर देखिए टिश्यू से कैसे 93 आया। तो अगर हम एक बार हम इसकी इनकी प्लेस वैल्यू लेकर चलें, तो टी का यहाँ पर कितना होता है? टी का यहाँ पर 20 होता है प्लेस वैल्यू।
आई का यहाँ पर प्लेस वैल्यू हमारा 9 होता है। उसी प्रकार डबल एस है, डबल एस है तो एस की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पर 19 होती है, फिर आपकी 19 होती है। फिर यहाँ पर यू है, यू की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 21 होती है। उसके बाद ई है, ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 होगी। तो इनको हम सभी को यहाँ पर क्या कर दें, प्लस कर दें यानी जोड़ दें। प्लस करके आप जोड़ेंगे तो देखिए आपको 93 मिलेगा। कितना मिलेगा, 93 मिलेगा। उसी प्रकार आप रॉकेट को देखिए, आर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 18 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपकी 15 होती है। उसके बाद सी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 होती है। उसके बाद के की प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपकी मिलेगी आपको 11 मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आप ई की प्लेस वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर ई की प्लेस वैल्यू आपको 5 मिलेगी। उसके बाद टी है, टी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 20 मिलेगी। तो इन सभी को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 72 मिल जाएगा। कितना, 72 मिल जाएगा। कितना, 72 मिल जाएगा। बाकी आप सभी को जोड़ना आता ही होगा। विकल्प नंबर डी 41 का इज द राइट आंसर। कौन सा, विकल्प नंबर डी रॉकेट का यहाँ पर सही कूट होगा 72। आइए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कथन के दो धारणाएं दे रखी हैं, आपको ये तय करना है कौन सा कथन यहाँ पर धारणा अंतर्निहित है। तो कथन यहाँ पे कह रहा है, पहला देखिए, कह रहा है कि तो कह रहा है कि आपके भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं और विभिन्न ज़रूरतों के लिए अतिरिक्त खर्चे भी लाते हैं। तो धारणाएं यहाँ पर कह रहा है कि लोग त्योहारों के दौरान अधिक जो है पैसा खर्च करते हैं। क्या कह रहा है कि लोग जो हैं, तो लोग यहाँ पर जो है लोग, फिर कह रहा है यहाँ पे पहला तो कुछ सही दिख रहा है। कह रहा है त्योहार लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं। तो यहाँ पर जो है कथन के अनुसार अगर धारणाएं देखें तो पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों निहित बता रहा है। कह रहा है भारत में आने वाले त्यौहार लोगों की खुशियाँ मनाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कह रहा है त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियाँ लाता है। फिर कह रहा है खुशियाँ लाते ही विभिन्न ज़रूरतों के लिए अतिरिक्त खर्चा भी लाता है। तो यहीं पर कह रहा है ना त्योहारों के दौरान अधिक पैसा खर्चा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। दोनों धारणाएं यहाँ पर निहित हैं। कह रहा कि आपको पता है कि आपके चचेरे भाई ने अपने 1 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य टीकाकरण पूरा नहीं किया है। इस स्थिति में आपको आपकी सबसे तार्किक प्रतिक्रिया क्या होगी? कि आपको पता है कि आपके चचेरे भाई ने, कौन? चचेरे भाई ने जो है अपने 1 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य टीकाकरण का जो है पूरा नहीं किया है। इस स्थिति में आपका जो है तार्किक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? 43 नंबर में। तो कह रहा अपने चचेरे भाई को बाद में टीकाकरण पूरा करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर आपका गलत कह रहा है। कह रहा आप उसे प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण पूरा करने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए कहेंगे। तो ये मुझे सही दिख रहा है। कह रहा आप नवजात शिशु के माता पिता दोनों को गलती के लिए उनका अपमान करेंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप उन्हें बताएंगे कि यह चिंता का विषय नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है उस प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण पूरा कराने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए उसे कहेंगे। तो यही जो आपका चचेरे भाई का कर्तव्य है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है। कहाँ से? प्रतीक यहाँ पर जो है अपने घर से चलना शुरू करता है। तो कह रहा है प्रतीक अपने घर से चलना शुरू करता है और 40 मीटर पूरब की ओर चलता है। कहाँ पर? मान लीजिए 40 किलोमीटर हम उसको जो है पूरब की ओर चला देते हैं। कहाँ पर? 40 किलोमीटर हम उसको पूरब की ओर चला देते हैं। फिर कह रहा है कि फिर वह बाएँ मुड़ता है। कहाँ पर? बाएँ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बाएँ मुड़ेगा तो इधर आपका 30 मीटर चलेगा, 30 मीटर चलेगा। फिर कह रहा है उसके बाद फिर वह बाएँ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएँ मुड़ा और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएँ मुड़ता है और आपका 60 मीटर चलता है। अब यहाँ पे बाएँ मुड़ेगा तो 40 इधर चला, 40 60 यहाँ पर आ जाएगा, 60 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपकी जैसे यहाँ पर दिशाएँ होती हैं ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर आपके 4 दो दिशाएँ हैं और 4 यहाँ पर आपकी उप दिशाएँ होती हैं। तो ये जो आपकी उप दिशा होगी, जैसे यहाँ पर अगर आया है तो ये वाली जो उप दिशा होगी वो आपकी दक्षिण पूर्व होगी। कौन-सी? दक्षिण पूर्व होगी। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व आपका 30 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो आपका है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। कितनी त्रिभुजों की यहाँ पर आपको संख्या बतानी है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की यहाँ पर आपको संख्या बतानी है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या बताना है। जैसे यहाँ पर आपका 1 2 3, 3 यहाँ पर है, 3 का आपका जो है डबल कर देंगे, 3 का यहाँ डबल कर देंगे तो यहाँ पर आपका 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए आपका 1 2 3,
3 यहाँ पर है, तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 तिरिक कितना हो जाएगा आपका 18। कितने यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? त्रिभुजों की संख्या आपकी 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर आपकी 18 हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब कह रहा है देखिए, अब यहाँ पर आपने दूसरे भाग में आपने रीजनिंग कवर किया, दूसरे भाग में आपने रीजनिंग किया कवर। अब तीसरे भाग में यहाँ पर आप हम जीके देखेंगे। किसने? तीसरे भाग में हम पर जीके कवर करेंगे। कह रहा हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है बसंत कुमार, अजीत सिंह, हेमचंद्र कानूनगो और डी कह रहा सोहन सिंह भगाना। तो कह रहा हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की? 46 नंबर में। तो यहाँ पर कौन थे? तो आपके बसंत कुमार थे। कौन थे? बसंत कुमार। हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना बसंत कुमार ने किया। और सोहन सिंह जो है, सोहन सिंह कौन? सोहन सिंह भगाना लाला हरदयाल करतार सिंह गदर पार्टी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका बसंत कुमार ने जो है अमेरिका की स्थापना जो है हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना बसंत कुमार ने किया था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता? मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है और कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। 47 नंबर में। तो ये जो हमका है मणिपुर, कौन सा? मणिपुर। भारत और बांग्लादेश की स्पर्श की जो है लंबाइयाँ कितनी है? यहाँ पर इस पर जो आपकी लंबाई है वह 4096 किलोमीटर है। कितना? 4096 किलोमीटर है। कितनी? तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश की जो है सीमा रेखा की लंबाई कितनी? सीमा रेखा की जो लंबाई है वह आपका 4096 किलोमीटर है, सीमा रेखा की लंबाई। और इसको स्पर्श करने वाले आपके 5 यहाँ पर राज्य हैं। कौन से? 5 राज्य हैं। 1 मिनट मैं इधर लिख दूँ। 5 राज्य हैं। पहला जो आपका है वह वेस्ट बंगाल है, आपका वेस्ट बंगाल है। उसके बाद आपका 1 मिनट, 5 राज्य है। पहला जो आपका यहाँ पर है वेस्ट बंगाल है। उसके बाद आपका कौन सा है? उसके बाद दूसरा जो आपका यहाँ पर असम है, दूसरा यहाँ पर आपका असम है। और तीसरा जो आपका यहाँ पर तीसरा तीसरा आपका मेघालय है, तीसरा यहाँ पर आपका मेघालय है। और यहाँ पे चौथे की बात करें, चौथा यहाँ पर आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। और यहाँ पे बात करें पांचवा, पांचवा आपका जो है यहाँ पर मिजोरम है। कौन सा है? आपका मिजोरम है। तो यहाँ पर आपका जो है भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो आपका 4096 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो है बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करने वाले जो 5 राज्य हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। आगे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है 48 नंबर में। 48 नंबर में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कह रहा है यहाँ पर आपका बृहत्तम ताजे जल की झील है आपकी बूलर झील है। तो ये आपका सही कह रहा है। कह रहा है बृहत्तम खारे जल की झील है आपका सांबर झील है। ये भी सही कह रहा है। कह रहा है ताजे जल की झील हिमानी निर्मित आपका रेणुका झील है। तो यहाँ पर आपका गलत कह रहा है। कौन सा? यहाँ पे गलत कह रहा है। तो कह रहा है भारत की जो आपकी ताजे जल की झील हिमानी निर्मित आपकी जो है बूलर झील है। कौन सी? यहाँ पर आपकी रेणुका नहीं, आपका बूलर झील है। कौन सी है? बूलर झील है। ये आपकी कहाँ पर है? जम्मू एंड आपके कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। यह एक आपका विवर्तनी झील है। रेणुका झील आपकी कहाँ पर है? रेणुका झील की बात करें, रेणुका झील आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? रेणुका झील आपकी सर जी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। बाकी आपके राजस्थान के उदयपुर स्थित मीठे पानी का जल देवर झील हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 49 नंबर में फिर कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमिलित आपका नहीं है। कौन सा? तो यहाँ पर कह रहा है रसायन विज्ञान के जनक यहाँ पर दे रखा है आपका लिबोजिया। कौन से? लिबोजियर दे रखे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है 49 नंबर में। तो यहाँ पर दे रखा है आपके रसायन विज्ञान के जनक आपके लिबोजियर हैं, ये भी सही कह रहा है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन, ये भी सही है। हिप्रेन नामक प्रोटीन का उत्पादक आपका ब्रिक दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हिप्रेन नामक जो है प्रोटीन फेफड़े और यकृत में पाया जाता है। कहाँ पर? आपका यहाँ पर कहाँ पाया जाता है? फेफड़े में। या तो फेफड़े में पाया जाएगा, या तो फेफड़े में पाया जाता है, या तो आपका कहाँ पर पाया जाता है? या तो आपका यकृत में पाया जाता है। तो ब्रिक का यहाँ पर ब्रिक का मतलब यहाँ पर किडनी होता है। क्या होता है? यहाँ पर ब्रिक का मतलब यहाँ पर किडनी होता है। तो ये किडनी में ना पाकर ये आपका फेफड़े और यकृत में पाया जाता है। तो यही हमारा यहाँ पर सही सुमिलित नहीं है। बाकी आपका हाइड्रोफोबिया रोग होता है आपका विषाणु के कारण होता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट नहीं है। हिपोरिन नामक प्रोटीन का उत्पादक आपका किडनी से नहीं होता है, बल्कि आपका फेफड़े और यकृत से होता है।
50 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा बाजार का प्रकार नहीं है? कह रहा फॉरवर्ड मार्केट, स्वैप मार्केट, रिस्क मार्केट या विकल्प मार्केट। 50 नंबर में तो यहाँ पर आपका होता है रिस्क मार्केट। कौन सा रिस्क मार्केट? यानी रिस्क मार्केट विदेशी मुद्रा बाजार का जो है प्रकार नहीं है। विदेशी मुद्रा बाजार के प्रकारों में स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट और आपका जो है आपका वायदा बाजार आते हैं। तो यहाँ पर आपका रिस्क मार्केट यहाँ पर जो है मुद्रा बाजार का प्रकार नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मानक किसी जल स्रोत के जल में घुली ऑक्सीजन मात्रा को दर्शाता है? घुली ऑक्सीजन है, रासायनिक O2 मांग है, जैविकीय ऑक्सीजन है या आपका CO2 की मांग है? 41 नंबर में तो यहाँ पर आपका हो जाता है जैविकीय ऑक्सीजन मांग। कौन सा? जैविकीय ऑक्सीजन मांग। किसी जल स्रोत में जल को घुली ऑक्सीजन मात्रा जैविकीय ऑक्सीजन में आपका बीओ2 जो होता है बीओडू बीओडू द्वारा दर्शाया जाता है। ये जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग की वह मात्रा है जो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा आपका एरोबिक परिस्थितियों में कार्बनिक पदार्थों को अपघटन के द्वारा जो है खपत की जाती है। बढ़ेंगे 52 नंबर की ओर और कह रहा है पारंपरिक निर्वाह खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? मानसून है, मिट्टी की उर्वरता है, पर्यावरण स्थिति है या उपरोक्त सभी है? 52 नंबर में तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी सभी के सभी हो जाएगा 52 नंबर में। यानी पारंपरिक खेती के लिए मानसून भी, मिट्टी की उर्वरता भी और पर्यावरण की स्थिति भी, ये सभी अगर जिम्मेदार होंगे तभी आपका जहाँ पर खेती हो पाएगी। तो यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 53 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है विभाजन किया गया है? तो 83वां है, 87वां है और आपका यहाँ पर 79वां है और आपका यहाँ पर 79वें है और आपका 89वें है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन किया गया है? यहाँ पर 53 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 89वां जो दे रखा है। कौन सा? 89वां संशोधन अधिनियम जो आपका आया था 2003 में। कब? 2003 द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन आपका किया गया था। कह रहा निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। कह रहा देश का सर्वोच्च कानून अधिकार अनुच्छेद 165 में है। 54 नंबर तो यहाँ पर आपका पहला ही गलत कह रहा है। कितना? पहला ही गलत कह रहा है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकार जो आपका अनुच्छेद 165 में दे रखा है। तो यहाँ पर बात करें कि अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य की जो है महाअधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। किसके? जो आपका देश के जो है आपके महाअधिवक्ता जो होता है, महाअधिवक्ता कौन? जो महाअधिवक्ता होता है वह 165 के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है उसका उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो न्यायालय का न्यायाधीश हो नियुक्त होने के लिए अहार्ता राज्य का जो है महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और भारत का सर्वोच्च कानून अधिकार महान्यायवादी यानी आपका अटॉर्नी ऑफ इंडिया होता है, जो भारत के महान्यायवादी जो आपका अनुच्छेद 76 के आपके जो है फर्स्ट में आपका होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के फर्स्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। बाकी आपका यहाँ पर बाकी आपका जो है यहाँ पर सही दे रखा है। कह रहा संघ लोक सेवा भारत का नियंत्रक और महालेखा पर आपका अनुच्छेद 148, संघ लोक सेवा और राज्य लोक जो आपका 316 और राज्य जो है अथवा भाषा 345 में। अब यहाँ पे कह रहा है देखिए विज्ञान से क्वेश्चन है। कह रहा है जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों को संकम्पन करने के लिए दिशा की लंबवत होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कह रहा है अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा की लंबवत होती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है? 55 नंबर में तो उसे कहा जाता है आपका अनुप्रस्थ तरंग। क्या? अनुप्रस्थ तरंग। जब तरंग की गति दिशा के माध्यम के कणों को कंपन करने के लिए दिशा लंबवत होती है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे वह तरंगे होती है जिसमें माध्यम का विस्थापन प्रगामी तरंग की दिशा का समान होता है। कह रहा भारत सरकार द्वारा ग्राम उदय से भारत उदय योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? कह रहा राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और ई कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश से। कहाँ से? तो भारत सरकार द्वारा ग्राम उदय से भारत उदय योजना का जो शुभारंभ हुआ था वह आपका 14 अप्रैल कब? तो 14 अप्रैल आपका जो है 2016 को मध्य प्रदेश राज्य से जो है किया गया था। कहाँ से? मध्य प्रदेश राज्य से। अब यहाँ पे फिर साइंस से क्वेश्चन है। कह रहा कि विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाला हल्का पीला द्रव्य क्या कहलाता है? कह रहा है आपका सीरम है और आपका केसिनोजेन है, फाइब्रोनोजन है या लसिका है?
तो कह रहा है विभिन्न ऊतक और कोशिकाओं के बीच स्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों में पाया जाने वाला हल्का पीला द्रव्य क्या कहलाता है। तो उससे जो कहते हैं तो आपका लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं के बीच स्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों में जो पाए जाने हल्के पीले द्रव्य को यहाँ पर लसिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर लसिका कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आगे बात करें तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दे रखा है आपका ना फाइब्रिनोजोन। फाइब्रिनोजोन आपके शरीर में रक्त को थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन है और ये आपका यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपका यकृत में पाया जाता है और ये आपका रक्त का थक्का जमाने में आपके लिए सहायक होता है। आइए आगे देखेंगे। फिफ्टी नाइन नंबर प्रश्न है। नहीं, एक मिनट, 58 होना चाहिए ना। 58, एक मिनट, यहीं पर होगा। 58, हाँ यहाँ पर है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? चेचू जनजाति, चेचू जनजाति। तो चेचू जनजाति देखिए, अगर बात करें आपकी जनजाति, इधर लिख दें हम जनजाति, जनजाति, जनजाति यहाँ पर हम लिख दें और एक तरफ हम यहाँ पर लिख दें राज्य, एक तरफ लिख दें राज्य। तो एक आपकी कौन सी जनजाति? अंगामी जनजाति आती है। अंगामी, अंगामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? किस राज्य में? तो ये फिलहाल आपकी मणिपुर में। कहाँ पर? ये आपकी मणिपुर में आपकी अंगामी जनजाति पाई जाती है। और इधर आपके लेपचा, कौन सी? लेपचा, लेपचा, लेपचा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो लेपचा जनजाति आपकी सिक्किम में। कहाँ पर? तो ये आपकी जो है सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। और आपकी मीरी जनजाति, कौन सी? मीरी जनजाति, मीरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फिलहाल आपका असम में। कहाँ पर? असम में पाई जाती है, असम में पाई जाती है। तो यहाँ पर बात करें आपका, यहाँ पर कह रहा है ना कि निम्नलिखित में चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ना सिक्किम में ना असम में। तो चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे में। यहाँ पर तो चेचू जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? तो चेचू जनजाति आपकी जो है उड़ीसा में। कहाँ पर? चेचू जनजाति आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। और कह रहा है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, और सी में हेमू, और डी में आपका कुमारगुप्त। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। इन्हें क्या कहते हैं? तो विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जो है जाना जाता है। और ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। किसके? समुद्रगुप्त के। समुद्र समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? इसे भारत का, ये आपका यूपीपी में भी पूछा गया है, भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और ये जो है विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का जो है पुत्र था। चंद्रगुप्त के शासनकाल को भारत का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त शासन के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इतना आपको याद ध्यान रखना है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स यानी मिडवाइफ यानी एएनएम जो होती हैं, और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया है। तो यहाँ पे कह रहा है आपका फेयर ऐप है, राइज ऐप है, स्पोर्ट ऐप है, या आपका रिक्वायर ऐप है। तो यहाँ पर आपको बताना है 60 नंबर में। तो यहाँ पर जो आपका है वो आपका राइज ऐप है। कौन सा राइज ऐप है? यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप यानी रैबिड, देखिए आपका क्या हो जाएगा? रैपिड, ये आपका हो जाएगा रैपिड, रैबिड आपका इम्यूनाइजेशन स्किल एंड आपका एंसमेंट, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर होता क्या है? ये आपका जो होता है, इस ऐप के जरिए स्टाफ नर्स और आपके एएनएम और हेल्थ विजिटर को डिजिटल जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह टीकाकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकें। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमिलित करना है, थोड़ा सा छोटा कर दें। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है 61 नंबर में। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कहाँ पर है? भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में है। उसके बाद सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर आपका मड़ोरा,
कहाँ पर है? मढ़ौरा। मढ़ौरा कहाँ पर है? मढ़ौरा आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? मढ़ौरा आपका गुजरात में है। ये मढ़ौरा आपका गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद आपका कंदरिया महादेव दे रखा है। कंदरिया महादेव आपका खजुराहो में है। कहाँ पर है? खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पर है? तो खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में है। रही जगन्नाथ मंदिर की बात, तो ये आपका पुरी है। पुरी कहाँ पर है? पुरी आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है? पुरी आपका उड़ीसा में है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपका सही कूट की बात करें, तो यहाँ पर सही कूट हो जाएगा आपका आपका यहाँ पर बी का दूसरा, और यहाँ पर ए का दूसरा आपका ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा? ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर 62 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति नहीं है। तो 62 नंबर में बात करें तो कह रहा है वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद हर साल संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। तो यहाँ पर ये सही कह रहा है, यानी राष्ट्रपति का काम क्या है? तो चुनाव के हर साल बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। बी कह रहा है वह अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से सीधे केंद्र और शासित प्रदेशों को शासन का प्रशासन करता है। तो यहाँ पर ये गलत कह रहा है। कह रहा है वह आपके अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति करता है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं, तो ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी होता क्या है? तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ जैसे वह अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को जो है प्रशासन करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ नहीं है, तो वह अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन करता है। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। कह रहा है सूर्य के निकटतम ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? सूर्य के निकटतम यहाँ पर ग्रह कौन सा हो जाएगा? 63 नंबर में। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपका यहाँ पर बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य के निकटतम सबसे ग्रह यहाँ पर आपका बुध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यहाँ पर बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह यहाँ पे आपका बुध हो जाएगा। और सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पर आपका शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका शुक्र हो जाएगा, जिसे भोर का तारा भी कहते हैं। और यहाँ पे आगे देखेंगे, फिर यहाँ पे दे रखा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। और लाल ग्रह आपका मंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मिलान आप देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिलेगा मिलान देखने के लिए। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। अब यहाँ पे कह रहा है अभी हाल ही में भारत के 2 धरोहर स्थल शक्ति निकेतन और होयसल की पवित्र मंदिर समूहों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह दोनों धरोहर स्थल क्रमशः भारत के किन राज्यों में है? तो 64 की बात करें तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल और कर्नाटका में है। तो यहाँ पर होयसल का पवित्र यात्रा समूह आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? होयसल का आपका जो आपका यहाँ पर होयसल दे रखा है ना, होयसल कहाँ पर है? तो होयसल आपका यहाँ पर होयसल का जो आपका है प्रसिद्ध आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और यहाँ पर वर्तमान में भारत के वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारत में आपके 43 विश्व धरोहर है। कितने? 43 यहाँ पर जो है विश्व धरोहर स्थल है। इनमें से 35 जो है 35 यहाँ पर आपके सांस्कृतिक हैं। कैसे हैं? 35 यहाँ पर आपके सांस्कृतिक हैं। और 7 यहाँ पर जो है आपके प्राकृतिक हैं। 7 यहाँ पर प्राकृतिक हैं। एक मिश्रित प्रकार का है 43वां। कौन सा? एक आपका 43वां यहाँ पर मिश्रित प्रकार का धरोहर है, जो आपका मुहद्दम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली जो आपके असम में है। कह रहा नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो आपका यहाँ पर अधिनियम 2023 भारत के संसद में पारित हुआ। यह संसद के समकक्ष किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत लाया गया? तो यहाँ पर 65 की हो जाएगी आपका 128वां। कौन सा? यहाँ पर नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 भारत के संसद में पारित हुआ। ये संसद के समकक्ष 128वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत लाया गया। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 जो है, यानी 1/3 की मतलब आपका यहाँ पर 33%। कितना? 33% आरक्षित करता है। ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तय और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर लागू होता है। अब यहाँ पर आपने भाग 3 में देख लिया क्या? भाग 3 में आपने जीके कवर कर लिया, और भाग 4 में अब यहाँ पर कंप्यूटर कवर करेंगे। तो कह रहा है MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू जाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट जो यहाँ पर शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 66 की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Alt+ आपका आई। तो यहाँ पर अगर हम MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू जाने के लिए Ctrl+Alt+I का शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है MS वर्ड में आपका रिस्ट्रिक एडिटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है? तो यहाँ पर आपका रिस्ट्रिक एडिटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है? 67 नंबर में। तो आपका होता है रिव्यू में। किस में? रिव्यू में। तो यहाँ पर MS वर्ड में रिस्टिंग जो है आपका एडिटिंग का विकल्प रिव्यू में मेनू में होता है। व्यू मेनू का प्रयोग दस्तावेज को अलग अलग दृश्य से देखने के लिए करते हैं। किसके लिए? तो व्यू की यहाँ पर बात करें
व्यू का काम क्या होता है? तो व्यू मेनू का प्रयोग दस्तावेज को अलग-अलग दृश्य देखने के लिए, बदलने के लिए करते हैं। कह रहा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? तो उनका नाम होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या कहते हैं उसे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक दूसरा नाम है जिसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। पेज प्रिंटर का दूसरा नाम है लेजर प्रिंटर। अगर पेज प्रिंटर का दूसरा एक नाम कहें तो इसको एक हम लेजर प्रिंटर भी कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? कह रहा है इसमें से निम्नलिखित में से क्या फ्लॉपी डिस्क का यहाँ पर हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर 69 की बात करें तो यहाँ पर आपका एक्चुएटर क्या होता है? यहाँ पर आपका फ्लॉपी डिस्क के अगर भाग देखें तो आपका आपका पेपरिंग होता है, मैग्नेटिक होता है, डिस्क होता है, इंडेक्स होल होता है, आपका डिस्केट होता है, हल होता है, लेबल एरिया होता है और आपका एक्सेस विंडो होता है। लेकिन यहाँ पर आपका एक्चुएटर आपका नहीं होता है। क्या? एक्चुएटर नहीं होता है। आइए 70 नंबर कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, यह क्या कहलाता है? तो एक एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में जो है कन्वर्ट कर देता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कंपाइलर दे रखा है, कंपाउंडर है और इंटरप्रेटर है, आपका सिमुलेटर है। तो 70 नंबर की बात करें तो उसे कहते हैं हम कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक ही बारे में मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं उसे हम कंपाइलर कहते हैं। कारण निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो पाइथन है, कोड रेड है, आपका कानखीकर है, सेंसर है। तो 71 का हो जाएगा, ये आपका पाइथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइथन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि आपका मूल रूप से एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। अन्य बाकी आपका कोड रेड, सेंसर और आपका कानफर ये आपके क्या है? तो ये फिलहाल आपके वायरस हैं। क्या है? ये सभी आपके वायरस हैं। कह रहा जब कोई हमलावर किसी कंप्यूटर को रीसेट या रीबूट करने के लिए बाध्य करता है, फिर रैम से बचे हुए किसी भी डेटा को चुरा लेता है तो उसे डैश डैश अटैक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है सॉफ्ट बूट है, लाइव बूट है, वार्म बूट है या कोल्ड बूट है 72 नंबर में। तो उसे कहते हैं आपका कोल्ड बूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जब कोई हमलावर किसी कंप्यूटर को रीसेट रिबूट करने के लिए बाध्य करता है, फिर रैम में बचे हुए किसी भी डेटा को चुरा लेता है, उसे हम कोल्ड बूट अटैक के रूप में जाना जाता है। कह रहा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? 73 नंबर में। तो कह रहा है ये आपका जीयूआई का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। कह रहा बूटिंग प्रक्रिया के बाद विंडोज ओएस पर दिखाई देने वाले यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देने वाले स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, तो ये भी सही कह रहा है। कह रहा है ये आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका सही कह रहा है। कह रहा है इनमें दो से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत कह रहा है। यानी अगर बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं, विकल्प नंबर डी यहाँ पर गलत कह रहा है। यही हमें जो है चुनना था यहाँ पे। 74 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से एक लाइन प्रिंटर है। कह रहा है इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर या आपका चेन प्रिंटर है। तो यहाँ पर आपका होता है चेन प्रिंटर। कौन सा? चेन प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर होता है। आगे कह रहा है कि जब आप एक कॉलम चुनते हैं और आपका एमएस एक्सेल में एक ही समय में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते हैं तो क्या होता है? 75 नंबर में। तो क्या होता है? तो जैसे कह रहा है टास्क मैनेजर विंडो खुलता है, तो यहाँ पर नहीं। और कह रहा है चयनित कॉलम के सभी संख्यात्मक मान जुड़ जाते हैं, तो नहीं। आपके चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। क्या होता है? जब आप एक कॉलम चुनते हैं और एमएस एक्सेल में एक ही समय में कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते हैं, तब जाके चयनित कॉलम से एक नया कॉलम जुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विकल्प राइट हो जाएगा। कह रहा कंप्यूटर में सबसे तेज़ हार्डवेयर डिवाइस होती है। कह रहा है यहाँ पे यूएसबी है और कैश मेमोरी है, लेजर प्रिंटर या प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है, आपका प्रोसेसर हो जाता है। कंप्यूटर में सबसे तेज़ हार्डवेयर डिवाइस आपका प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्रोसेसर होता है। तो यहाँ पर आपका 76 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी विकल्प राइट हो जाएगा। कौन सा? डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, कह रहा है डेड डैश एक सेकेंडरी विंडो है जो यूजर को कमांड कहा गया है, यानी 1978 है, 1974 है, 1976 या 1975 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975। डायलॉग बॉक्स एक सेकेंडरी विंडो होती है जो यूजर को कमांड पर आपका परफॉर्म करने के लिए यूजर को प्रश्न पूछने या यूजर को जानकारी देने का प्रदान का अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? तो यहाँ पर आपका यूपी स्पेशल मिलेगा, भाग नंबर आपका 5 है। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, यानी आपकी पलिया हवाई अड्डा आपका लखीमपुर दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 मिनट लगता है, अभी अब क्वेश्चन तो और बचे होंगे ना। हाँ 77 एक मिनट सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे।
देखिए आपका यहाँ पे कह रहा है ना, डैश डैश एक सेकेंडरी विंडो है जो यूजर को कमांड, आपका यूजर को कमांड यहाँ पे आपको मिलेगा। कह रहा है कमांड परफॉर्म करने से यूजर से प्रश्न पूछने या यूजर को जानकारी देने के लिए प्रदान करने की अनुमति देता है। तो कह रहा है मेनू बार है, ड्राप डाउन लिस्ट है, ऑप्शन बॉक्स है, आपका डायलॉग्स बॉक्स है। तो यहाँ पर बात करें आपका 77 नंबर में, तो यहाँ पर आपका 77 नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, डायलॉग्स बॉक्स होता है ये। कौन सा डायलॉग्स बॉक्स है? यानी डायलॉग्स बॉक्स एक सेकेंडरी विंडो होता है जो यूजर को कमांड पर फॉर्म को यूजर से पूछने या यूजर को प्रदान करने के लिए किया जाता है। आइए आगे देखते हैं 78 नंबर। कह रहा है एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस डाउन एरो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है 78 नंबर में? तो इसके आपके कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुंचाने के लिए, किसके लिए? तो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुंचाने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है लैन नेटवर्क में किसी आपका क्लाइंट को वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु निम्न में से कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है 79 नंबर में? तो यहाँ पर आपका जो है वायरस नेटवर्क एरिया यानी लैन का प्रयोग, लोकल एरिया नेटवर्क, किसका? लोकल एरिया नेटवर्क है। यानी आपका लैन नेटवर्क में किसी क्लाइंट को वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु वायरलेस नेटवर्क आपका एडाप्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपका कथन गलत है? तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है 80 नंबर में? तो यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेसर को काम को निर्देश करती है, तो ये भी सही कह रहा है। कह रहा है सीपीयू को अपनी भंडारण इकाई यानी स्टोरेज यूनिट होती है जो जिन्हें रजिस्टर कहते हैं, ये भी सही कह रहा है। कह रहा है रैम और सीपीयू चिप को एक एकीकृत भाग होता है, तो यहाँ पर गलत कह रहा है। कह रहा है आपका इपोरम एक रीड और आपका राइट मेमोरी है, तो ये भी सही कह रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। यानी बात करें तो आपका रैम एक प्रकार का चिप होता है जो मदरबोर्ड में स्थित होता है। आपका सीपीयू चिप कंप्यूटर का एक मुख्य प्रोसेसर होता है, जबकि रैम अस्थायी डेटा है और निर्देशों को संग्रहित करती है और सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। फर्रुखाबाद किस मंडल के अंतर्गत आता है? मुरादाबाद है, कानपुर है, अलीगढ़ है या मेरठ है 81 नंबर में? तो फर्रुखाबाद आपका जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। किसके? कानपुर मंडल के अंतर्गत आपके 6 जिले आते हैं। कितने? कानपुर मंडल के अंतर्गत आपके 6 जिले आते हैं। कितने? 6 जिले यहाँ पर आते हैं। पहला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहला आपका कानपुर नगर हो जाएगा, कानपुर नगर। उसके बाद आपका कानपुर नगर के बाद आपका दूसरा जो आ जाएगा आपका कानपुर कानपुर देहात हो जाएगा। कौन सा? कानपुर देहात हो जाएगा। और आपका तीसरा जो आपका हो जाएगा औरैया हो जाएगा। कौन सा? तीसरा आपका औरैया हो जाएगा। और चौथा जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इटावा हो जाएगा, इटावा। पांचवा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर कन्नौज हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। और सिक्स जो यहाँ पर हो जाएगा, सिक्स यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कन्नौज के बाद आपका फर्रुखाबाद। कौन सा? यहाँ पर फर्रुखाबाद। ये आपके 6 मंडल आते हैं कानपुर के अंतर्गत। फर्रुखाबाद आपका किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो कानपुर। कह रहा है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से कितने जिलों का राज्य यहाँ पर स्पर्श करता है? 3 है, 5 है, 2 है या 4 है? तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। कितने? 4। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, स्टोली प्रजाति के यहाँ पर आपका 82 नंबर है। तो यहाँ पर सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से। यहाँ पर पहला जहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद आपकी जो हो जाएगी वो यहाँ पर कौन सा? तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर जे के यानी झारखंड कह सकते हैं, झारखंड हो जाएगा। और झारखंड के बाद आपका यहाँ पर चौथा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर बिहार हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर बिहार है। यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 आपके जिलों जो है सोनभद्र से जो है स्पर्श करती हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ बागपत में किस प्रजाति के आम का उत्पादन किया जाता है 83 नंबर में? तो यहाँ पर जो आपका उत्पादन किया जाता है वो आपका रटौल आम का। किसका? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ बागपत में जो है रटौल प्रजाति के आम का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो आपका उत्तर प्रदेश में आपका मलिहाबाद। कौन सा? उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद, लखनऊ में दशहरी आमों का सबसे बड़ा उत्पादन है। दशहरी आम आपका जो है लखनऊ यानी मलिहाबाद में। कह रहा है उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का जो है, उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिलेगा उत्तर प्रदेश परिवहन। यहाँ पर बात करेंगे 84 नंबर की। तो उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन आपका 1976 में। कब? 1976 में किया गया। मेरठ और वाराणसी में। कहाँ पर? मेरठ और आपका वाराणसी में। मेरठ और वाराणसी में आपका पर्यावरण निदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय है।
कह रहा निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। तो आपका पलिया हवाई अड्डा कहाँ दे रखा है 85 नंबर में। तो आपका पलिया हवाई अड्डा आपका लखीमपुर खीरी में है, ये आपका सही कह रहा है। कह रहा धनीपुर हवाई अड्डा आपका अलीगढ़ में है, ये भी सही कह रहा है। कह रहा म्योरपुर हवाई अड्डा आपका चित्रकूट दे रखा है, आपका गलत हो जाएगा। और हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद में, भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करिए आपका 84 नंबर की, तो आपका म्योरपुर हवाई अड्डा आपका कहाँ पर चित्रकूट में ना होकर ये आपका सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। कह रहा वर्ष 1971 में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया। यह ऑपरेशन फ्लड 1 एक वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जो है प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पर जो आपका बात करें तो ये आपका जो है मेरठ, वाराणसी और बलिया में। कहाँ पर? वर्ष 1971 में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया। यह ऑपरेशन फ्लड 1 वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के मेरठ और वाराणसी के बलिया जिले में जो है प्रारंभ किया गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो कह रहा यहाँ पर चौधरी चरण सिंह सहारनपुर में है। कह रहा कि 27 नंबर में चौधरी चरण सिंह जो आपका जो है यहाँ पे आपका सहारनपुर आपका गलत हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह का जन्म आपका कहाँ पर हुआ है? ये आपका मेरठ में हुआ था। कहाँ पर? मेरठ में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पे जो है आपका विकल्प आपका सही नहीं। कह रहा जियादुन बर्मी आपका बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में हुआ था। लेकिन यहाँ पर चौधरी चरण सिंह का जन्म सहारनपुर में ना होकर मेरठ में हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है 88 नंबर में। 88 नंबर में तो यहाँ पर कह रहा कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन यानी रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा कोयला खनन उद्योग सिंगरौली सोनभद्र में स्थित है, बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा सोनभद्र उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, तो यहाँ पर ये गलत कह रहा है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा? तो पहला और दूसरा यहाँ पर जो है कथन भी आपको विकल्प चयन करने के लिए कह रहा है, तो आपका सही हो जाएगा। यानी आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका यहाँ पर पूर्वी जिला यहाँ पर सोनभद्र ना होकर आपका बलिया है। कौन सा है? यहाँ पर बलिया हो जाएगा। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा? सोनभद्र यहाँ पर आपका दक्षिणी जिला है। कौन सा? आपका दक्षिणी जिला है। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित मेले और उनके स्थान सही सुमिलित नहीं है, उनको सुमिलित आपको करना है। कह रहा सरधना मेला आपका कहाँ पर लगता है 89 नंबर में। तो यहाँ पर सरधना मेला आपका मेरठ में लगता है, तो ये आपका सही है। कोंकण मेला यहाँ पर दे रखा है आपका बुलंदशहर, ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका बदायूं में लगता है। कहाँ पर? बदायूं में, ये आपका बदायूं में लगता है आपका। और आगे देखें, और ये आपका कहाँ पर? तो कोंकण मेला हर साल कार्तिका पूर्णिमा और बदायूं के गंगा तट पर, कहाँ पर? बदायूं के गंगा तट पर आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपका तिगरी मेला अमरोहा और बटेश्वर मेला आगरा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कोंकण मेला बुलंदशहर में नहीं, बदायूं गंगा के तट पर लगता है। आइए आगे देखेंगे आपका 90 नंबर। उत्तर प्रदेश में नहर का सर्वाधिक विस्तार जो आपका कहाँ पर है? अवध क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या आपका बुंदेलखंड में। तो 90 की बात करें, 90 का हमारा जो हो जाएगा ये आपका जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का नहर का जो सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें रायबरेली जिले से हैं। कहाँ पर है? रायबरेली जिले में आपके स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है 91 नंबर में उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल और आगरा के किले को यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था 91 नंबर में? तो यहाँ पर बात करेंगे ये आपका 1983 में। कब? उत्तर प्रदेश में स्थित जो आपका ताजमहल है और आगरे का जो किले का यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया था। और फतेहपुर सीकरी को विश्व के विरासत सूची में 1986 में। कब? फतेहपुर जो आपका सीकरी है, फतेहपुर आपका जो सीकरी है उसको विश्व विरासत में आपका 1986 में जो है आपका स्थापित किया गया था, यानी शामिल किया गया था। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का प्रतीक चिन्ह अपनाया है? बुलंद दरवाजा है, रूमी दरवाजा है, लक्ष्मी दरवाजा है, या आपका ये दिल्ली गेट है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूमी दरवाजा। कौन सा? रूमी दरवाजा। यानी उत्तर प्रदेश सरकार में रूमी दरवाजा लखनऊ जो आपकी ऐतिहासिक स्मारक के जुड़वा मछली का प्रतीक चिन्ह अपनाया गया है। रूमी दरवाजे की ऊंचाई की बात करें तो आपका 60 फीट है। कितना? 60 फीट आपका रूमी दरवाजे का ऊंचाई है। कह रहा है आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? खुर्शीद अली खां है, केसरबाई हैं, श्याम रंग संगरंग सर संरंग है, श्याम रंग है, या ई कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएंगे श्याम रंग व सरसंग सरसरंग। तो यहाँ पर 93 में आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन श्याम रंग व आपके सरसरंग द्वारा किया गया था। आगरा घराने के गायक गायन की शैली ख्याल गायकी और ध्रुपद धुमार की मिश्रण है।
कह रहा किस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना की गई, जो भारत के विशाल चित्रकला का संग्रहालय में एक है, 94 नंबर में। तो ये जो आपकी हो जाएगी 1920 में, यानी आपकी 1920 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना की गई, जो भारत के विशाल चित्रकला और संग्रहालय में से एक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? सोनभद्र है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, महोबा है। तो ये हो जाएगा आपका महोबा। कौन सा? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर जिले आते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग द्वारा कब आपका गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई? तो यहाँ पर दी गई थी आपकी अक्टूबर 2023 में। कब? यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभागों द्वारा अक्टूबर 2023 को गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जो है जीव के रूप में मान्यता दी गई। कह रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने बलरामपुर जनपद से जो है मिशन शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका किया गया था 17 अक्टूबर 2020 को। कब? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बलरामपुर जनपद से मिशन शक्ति अभियान 17 अक्टूबर 2020 को किया। अक्टूबर 2024 से 90 दिवसीय मिशन शक्ति फेज 5.0 प्रचलित है। आइए आगे देखेंगे, 3 प्रश्न आपके और बचे हुए हैं। कह रहा कि वर्ष 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? 98 नंबर में। तो ये जहाँ पर बात करेंगे आपका गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा? यहाँ पर वर्ष 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसा और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। कह रहा कि महाभारत सर्किट में शामिल है कांपिल्य है, मथुरा है, कौशाम्बी, गोंडा, हांडिया। तो यहाँ पर 99 की बात करें तो ये आपका यहाँ पर जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा। और एक प्रश्न और है आपके पास। कह रहा है यहाँ पे कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में डैश हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया है। प्रयागराज में, झांसी में, गोरखपुर में, आगरा में। तो यहाँ पर आप अगर आप लास्ट तक बने रहें, और यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पर होमवर्क दिया था। एक तो आपका 100 नंबर, एक तो आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, एक और मैंने आपको यहाँ पर 42 नंबर शायद वह क्वेश्चन था। इन दोनों को मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क के तौर पर आपको दिया है। आप इसका कमेंट ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट का प्रतीक्षा करूँगा। फिर अगले जो है क्लास में मैं आप सभी का अनाउंसमेंट करूँगा कि कौन सा उत्तर किसका सही है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।